28 सितंबर 1907 को बंगा पंजाब, ब्रिटिशकालीन भारत की बात कर रहे हैं। बंगा पंजाब के अंदर एक महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी, महान विचारक, लेखक और महान समाज सुधारक का अवतरण होता है, जन्म होता है। उस महान समाज सुधारक का नाम है शहीद आजम भगत सिंह। जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्म होता है, उस दिन उसके चाचा और पिता ब्रिटिश जेल से छूटकर घर पर आते हैं। इसलिए भगत सिंह की दादी ने भगत सिंह का नाम बग्गू रख दिया था कि ये बड़े भाग्यों वाला है, आज के दिन इसका जन्म हुआ है और आज ही इसके पिता और चाचा दोनों अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होकर आए हैं। भगत सिंह के पिता और चाचा शुरू से ही स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने आप को अग्रणी श्रेणी में रखते थे। इनका परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता के हितों की लड़ाइयों में सबसे आगे रहता था। अच्छी जमीन जायदाद थी, अच्छा खाता पीता घर था। उस समय धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चाहिए थी आजादी, चाहिए थी स्वतंत्रता। इनके खून में एक उबाल था कि हम जिएंगे तो सर उठाकर जिएंगे, हम किसी विदेशी की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क को आजाद कराकर रहेंगे। ये इनके खून में एक उबाल था उस समय 1907 के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा भगत सिंह अपने गांव से ही पूरी करते हैं, बंगा ग्राम से। उसके बाद 1907 के अंदर ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर रोल्ट एक्ट लागू करती है। रोल्ट एक्ट का मतलब यह था उस समय कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं है। कोई भी गलत करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा, हम उनको 2 साल तक गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके लिए उनके कोई गवाही नहीं देगा, उनको कोई वकील नहीं मिलेगा, मतलब कोई वकील उनका केस नहीं लड़ सकता। ऐसा रोल्ट एक्ट में भारतीयों के ऊपर एक दमनकारी नीति लागू करने वाला एक्ट था। इस एक्ट का भारतीयों ने विरोध किया। विरोध की ज्वाला धधकते धधकते 16 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा आयोजित होती है भारतीयों द्वारा। इस सभा का उद्देश्य अहिंसा नहीं था, हिंसा नहीं था, सिर्फ शांति प्रिय सभा चल रही थी। उस सभा मंच में एक डिसीजन लिया जा रहा था कि कैसे रोल्ट एक्ट का विरोध किया जाए, कैसे इसे भारत से वापस भगाया जाए, कैसे इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार को स्थापित नहीं करने दिया जाए। ऐसे उद्देश्य के लिए जलियांवाला बाग में ये सभा चल रही थी। जैसे ही जनरल डायर को इसकी भनक लगती है, जनरल डायर को इसका पता लगता है, जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर कायराना हमला किया और उस समय लगभग 95% भारतीय उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे जाते हैं। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। भगत सिंह ने ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये अपनी आंखों से देखा था। इसका बहुत बड़ा असर
भगत सिंह के जीवन में पड़ा। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन भारत में छेड़ दिया था, मतलब शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी उस समय पूरे भारत के प्रांतों के रोल मॉडल बन चुके थे। पूरा युवा पूरे जोश जुनून के साथ महात्मा गांधी के साथ खड़ा था। पूरे भारत के महिला पुरुष महात्मा गांधी के साथ खड़े थे तन मन धन से, कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलने के लिए कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। आप लड़िए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। इस तरह उन्होंने असहयोग आंदोलन पूरे भारत के अंदर शुरू कर दिया। क्या था असहयोग आंदोलन का मतलब? असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हम अंग्रेजों की कोर्ट कचहरियों में काम नहीं करेंगे, उनकी पुलिस डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे, उनके किसी भी विभाग में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हम काम नहीं करेंगे, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। ये असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। कितने ही भारतीय नौजवान इस आग में कूद पड़े, इस असहयोग आंदोलन की आग में कूद पड़े और असहयोग आंदोलन अपने चरम पर सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था। होता क्या है कि चोरा चोरी जगह पर 20 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है और महात्मा गांधी ने 20 पुलिस वालों को जिंदा जलाने की वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया। इतिहास में इसे चोरा चोरी घटना का नाम दिया गया है। इस घटना से भगत सिंह को बड़ा सदमा लगा, बड़ा झटका लगा। भगत सिंह ने उस समय बोला कि हमारे तो कई हजारों भारतीय जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन लोगों ने कायराना हमला कर कर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां दागकर उनको मौत के मुंह भेज दिया था। 20 पुलिस वालों के जिंदा जलाए जाने पर महात्मा गांधी ने इतना बड़ा असहयोग आंदोलन, इतने बड़े भारतीयों का समूह वापस ले लिया। उस समय भगत सिंह की विचारधारा महात्मा गांधी से अलग हो गई और उनका एक बहुत बड़ा संगठन महात्मा गांधी के विचारों से अलग हो गया। 1922 में असहयोग आंदोलन बिल्कुल वापस हो गया। उसके बाद भगत सिंह अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ कुछ पल बिताने के लिए चले जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त के पिता उस समय अंग्रेजों के रेल डिपार्टमेंट में काम करते थे, रेल विभाग में। उस समय नदी का उफान बहुत जबरदस्त था, भारत में महामारी फैली हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कुछ समय वहां पर रात को जगकर लालटेन की रोशनी में पशु पक्षियों को बचाने में मदद करते थे। दिन में किताबों का सहारा लेकर किताबें पढ़ते थे। दोनों आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे। बटुकेश्वर और भगत सिंह की ये दोस्ती बहुत स्ट्रांग मोड़ ले गई। इसके बाद 1923 के अंदर भगत सिंह लाहौर चले जाते हैं और वहां नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय द्वारा चलाया जाता था। भगत सिंह उस कॉलेज के अंदर इतने लोगों का एक संगठन इकट्ठा करता है, इतने युवा लोगों का एक संगठन इकट्ठा करता है, तैयार करता है और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक मंच तैयार कर लेते हैं और वहीं से उनके अंदर एक आग धधकती है क्रांति के लिए, आजादी के लिए।
सभी युवा भगत सिंह से उस समय बड़े प्रेरित हो गए थे। प्रत्येक युवा के दिलों की धड़कन भगत सिंह बन गए थे। पूरा लाहौर भगत सिंह को देखने के लिए आतुर रहता था। इसके बाद 1924 के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने HRA का गठन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होना, हिंसात्मक गतिविधियों से। इसके बाद किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसों की, धन की जरूरत पड़ती है। समय बीतता जाता है। 1925 के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाक उल्ला खां, बिशीमल, रामप्रसाद, रोशन सिंह, ये लोग सभी इकट्ठा होकर अंग्रेजों द्वारा भेजा जा रहा भारतीय धन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी के अंदर रेल को रोककर उन बक्सों को लूट लेते हैं और पलायन कर जाते हैं जंगल के अंदर। कुछ पुलिस वालों ने उन पर गोलियां दागी। गोलियों के जवाब में उन्होंने कुछ पुलिस वालों को उसी समय ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया था। इसके बाद वो जंगल की तरफ गमन कर गए थे और इस तरह HRA का संगठन धन की कमी नहीं होने के कारण मजबूत स्थिति में हो गया था। इसके बाद जैसे तैसे कर चंद्रशेखर आजाद जी निकल गए। राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खां, बिशीमल, रामप्रसाद बिशीमल जी, इनको अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इनको फांसी की सजा सुना दी। HRA संगठन को कमजोर नहीं होने देने का प्रण करके चंद्रशेखर आजाद जी गांव-गांव, गली-गली भटकने लगे और युवाओं का जन समूह जोड़ने लगे और अपनी पहचान छुपाकर HRA को बहुत मजबूत बनाना चाहते थे। उसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का भी उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति, भारतीयों पर अत्याचार। जब साइमन कमीशन भारत के पूरे प्रांतों में घूमता है तो इसका जगह जगह विरोध किया। महात्मा गांधी ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया और उसके साथ पूरे संगठन ने विरोध किया। जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है, लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और भगत सिंह के नेतृत्व में पूरे संगठन ने इसका जोरदार विरोध किया। जोरदार विरोध करने पर लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया। ये घटना भगत सिंह के दिल में चिंगारी की तरह सुलग गई और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं इन अंग्रेजों को जब तक खत्म नहीं कर दूं, इतने में चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंचते हैं। आज का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, उसके अंदर 5-7 इन क्रांतिकारियों ने HSRA का गठन किया गोपनीय तरीके से, और गोपनीय तरीके से लोगों के पास, जन समूह के पास, नौजवानों के पास सूचनाएं भिजवाई गई कि कैसे भी करके इस संगठन को मजबूत करेंगे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस दल का नाम दिया गया। HRA को HSRA कर दिया गया। इसके बाद
1928 के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, बटुकेश्वर दत्त एक योजना के तहत सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इसमें चंद्रशेखर आजाद जी इनके लीडर होते हैं और उस समय सैंडर्स को मार देते हैं। अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते हैं उस पर और उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर देते हैं। इसके बाद इनके हौसले और बढ़ जाते हैं और अब इनके दिल और दिमाग में आजादी की एक लो धधक पड़ती है और धीरे धीरे ये इकट्ठे एक संगठन के रूप में चलने लगे। 1929 के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत पब्लिक सेफ्टी बिल और डिस्प्यूट बिल लागू करने के लिए एक सभा का आयोजन कर रही थी। उस गूंगी बहरी सरकार को उस पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर असेंबली में बम फेंका और बम किसी जनता पर नहीं फेंका, ना किसी अंग्रेज ऑफिसर पर फेंका। उन्होंने खाली जगह पर बम ब्लास्ट किया और वहीं पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा सदन गुंजायमान कर दिया और वहां से भगे नहीं। इतने निडर थे। भगत सिंह को विश्वास था कि बटुकेश्वर दत्त मेरी इस योजना में सबसे सफल मित्र रहेंगे, इसलिए बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फोड़ने के लिए भगत सिंह साथ लेकर गए थे। जिद तो सुखदेव और राजगुरु ने भी की, लेकिन उनको वहीं पर छोड़ गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों उस असेंबली में बम फोड़ने में कामयाब रहे और उसके बाद वहीं से अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उन पर केस चलाए जाते हैं, मुकदमा दायर किया जाता है। भारत की तरफ से उनकी पैरवी भगत सिंह का जो वकील था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का आसिफ अली एक मुस्लिम वकील था, वो भगत सिंह के लिए केस लड़ रहा था। अंग्रेजों की तरफ से सूर्य नारायण वकील उस समय केस लड़ रहा था। होता क्या है, केस चलता जाता है, बटुकेश्वर दत्त को एक तरह से सजा दे दी जाती है और उसको दूर जेल में भेज दिया जाता है। भगत सिंह को लाहौर जेल के अंदर भेज दिया जाता है। मुकदमा चलता रहता है। धीरे धीरे उस मुकदमे में आसिफ अली ने इनको बचाने का पूरा प्रयास किया और वो उस मुकदमे में बच गए। लेकिन सैंडर्स की जो हत्या हुई थी, उस हत्या में जो इन्होंने पर्चे, जो बैनर बांटे थे जनता में कि सैंडर्स की हत्या हमने की है, HSRA संगठन ने सैंडर्स की हत्या की है, वो फाइलें अंग्रेजों ने निकाल ली। उस फाइलों के चलते राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को लाहौर जेल में भेज दिया जाता है। मुकदमा चलता रहता है, फांसी तय हो जाती है 24 मार्च 1931 के दिन। लेकिन भारतीय युवाओं में एक जोश शुरू हो जाता है और भारत के सभी प्रांतों से भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लाहौर के कूच करने के लिए चल देती है। जैसे ही भारतीय गद्दारों ने और ब्रिटिश हुकूमत को इसका पता चलता है,
तो 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शाम 7 बजे फांसी दे दी जाती है। उनके शवों को कुल्हाड़ियों से टुकड़े कर करके नदी में फेंक दिया जाता है। कुछ हिस्सा जो बच जाता है उसको केरोसिन डाल के आग के हवाले कर दिया जाता है। भीड़ जैसे तैसे वहां पहुंची और उन्होंने कुछ शव के टुकड़े इकट्ठे करके भगत सिंह की जो बॉडी थी, उस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो बॉडी के अंश उनको मिले, उनको इकट्ठा करके और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। माना जाता है कि आदमी कितना भी कुकर्म करे या कुछ भी करे, कोई भी अपराध करे, लेकिन उसके शव पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों का होता है। लेकिन भगत सिंह के परिवार को, उसकी मां विद्यावती कौर को ये हक भी नहीं मिल पाया और उसका अंतिम संस्कार उस भारतीय भीड़ ने उस समय वहीं पर किया। जो भी कुछ उनके शरीर के अंश मिले, उसका अंतिम संस्कार भारतीयों ने मिलकर किया। 5 भारतीय गद्दार इसमें शामिल थे। वैसे तो बहुत थे, लेकिन मेन 5 भारतीय गद्दार थे जो उस समय HSRA के संगठन में भी शामिल थे। ये भारतीय गद्दार जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे गए, इन 5 भारतीय गद्दारों के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। कौन थे वो 5 भारतीय गद्दार? फणींद्र नाथ घोष, जयगोपाल, हंसराज बोहरा, मनमोहन बनर्जी और ललित मुखर्जी। फणींद्र नाथ घोष को तो उस समय अंग्रेजों ने इनाम के तौर पर 50 एकड़ जमीन दी थी। जयगोपाल को इनाम के तौर पर 20,000, आज के समय देखें तो 20 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए थे। हंसराज बोहरा को उस समय इंग्लैंड में पढ़ने का मौका दिया था अंग्रेजों ने। मनमोहन बनर्जी को 50 एकड़ जमीन, ललित मुखर्जी जो उस समय केमिस्ट्री का विद्यार्थी था, उसको भी 50 एकड़ जमीन और 20,000 रुपए अंग्रेजों ने इनाम के तौर पर दिए थे। सर सादीलाल एक ऐसा जज उस समय बना, उसने भी भगत सिंह की फाइल पर दस्तक किए। एक मुस्लिम वकील हैदर आगा खां, उसने भगत सिंह की फाइल पर दस्तक नहीं किए और जज के पद से रिजाइन किया। इतिहास गवाह है, भारतीय गद्दारों के कारण ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। उस समय अगर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह महात्मा गांधी के साथ अहिंसा आंदोलन में ही सक्रिय बने रहते और हिंसात्मक नहीं होते, तो उस समय मुल्क आजाद हमारे अनुसार नहीं हो सकता था। इनकी क्रांति से एक उबाल आ गया था, देश की जनता जाग गई थी, अंग्रेजों के पैर लड़खड़ा गए थे, अंग्रेज यहां से उठ खड़े होकर भागना चाहते थे। इस तरह से हमारे बीच से एक महान समाज सुधारक, महान लेखक, महान देशभक्त, विचारक हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से चले जाते हैं और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। ये सब भारतीय गद्दारों के कारण हुआ। और अगर उस समय ये नहीं होते तो मैं मानता हूं कि उस समय मुल्क आजाद नहीं होता। जय हिंद,
जय भारत,